वेलकम 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 साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं लेखराम लहरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रबंध का कार्य और महत्व पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रायः हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 12वीं का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे अन्य कोई भी क्लास का हो। इसमें से जो कुछ भी पढ़ाए जाएंगे बहुत ही तगड़े से, बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी होगा। इसका पहला पार्ट में मैं आप लोग को प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं, ये सारे सब कुछ एग्जाम्पल दे दे करके पढ़ाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। और यहाँ पर शेर को तो देख ही रहे हो, शेर को तो देख ही रहे हो। शेर जैसे दहाड़ मार रहा है, वैसे आप लोग उस वीडियो को पढ़ करके दहाड़ मार सकते हो कि हाँ, हम जानते हैं प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषताएं क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ये बोल सकते हो। ठीक है, अभी फिर से मैं आप लोगों को दहाड़ मरवाऊंगा, फिर से आप लोगों को शेर की तरह दहाड़ने के लिए बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अभी जो कुछ भी पढ़ाऊंगा तगड़े से पढ़ाऊंगा भाई साहब, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल क्या क्या पढ़ा था उसको बता देता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रबंध का अर्थ बताया था एग्जाम्पल के साथ, प्रबंध की परिभाषा भी पढ़ाया था, और उसके बाद इसके विशेषताएं पूरे डिटेल में पढ़ाए थे। प्रकृति को ही विशेषताएं बोल सकते हो, ये सारे पढ़ा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य देखेंगे तो प्रबंध का कार्य, यहाँ पर मैं फोटो लगा दूं, प्रबंध के कार्य निस निस अनिस। ठीक है, ये हमारा क्या प्रबंध के कार्य है। तो प्रबंध के कार्य दो है, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। तो प्रमुख कार्य का अलग पॉइंट है, सहायक कार्य का अलग पॉइंट है। तो पहले प्रमुख कार्य को देखेंगे। प्रबंध के कार्य में प्रमुख कार्य को पहले देखेंगे। शादी में कितने फेरे होते हैं, एग्जाम्पल लेकर के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शादी में कितने फेरे होते हैं, मेरा एग्जाम्पल शुरू। ठीक है, मैं ऐसी एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लूँगा जिससे आप सुनोगे तो हंसी भी आएगा और समझ भी जाओगे आसानी से। ठीक है, बताओ शादी में कितने फेरे होते हैं, 3, 5 कि 7? कितने फेरे होते हैं? हम तो शादी किए भी है नहीं है, हम नहीं जानते हैं। बाकी नॉलेज के अकॉर्डिंग शादी में 7 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे। वैसे ये प्रबंध के प्रमुख कार्य का पॉइंट कितने हैं? 7 है। कितने पॉइंट है? 7। ध्यान रखना, जैसे शादी में 7 फेरे होते हैं, वैसे ये हमारे प्रबंध के प्रमुख कार्य का 7 पॉइंट, और प्रत्येक पॉइंट का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, तो इस कार्य को हम देखेंगे। अब एक और ट्रिक है, निस निस अनिस लिखा हूं, देखो यहाँ पर निस निस अनिस। निस निस अनिस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक है। जितने प्रबंध के कार्य हैं ना, उसको शॉर्टकट ट्रिक से भी माइंड में रख सकते हो। एक नी का मतलब होता है नियोजन, दूसरा स का मतलब होता है संगठन, एक नी का मतलब होता है नियुक्ति, फिर से स का मतलब संचालन, अ का मतलब अभिप्रेरणा, नी का मतलब नियोजन, फिर स का मतलब समन्वय। तो निस निस अनिस ट्रिक से याद रख सकते हो अपने ये पूरे प्रबंध के प्रमुख 7 पॉइंटों को। ठीक, तो चलो सबसे पहला हमारा आ जाता है क्या? नियोजन। ये देखो पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा मैं। यहाँ पर प्रबंध के प्रमुख कार्य को देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा नियोजन, उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लानिंग। और यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया हूँ चाय बेचने वाले लड़की का फोटो। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया हूँ एक लड़की का जो चाय बेच रहे, ऐसे चाय को डाल रहे कप में। अब इसी के एग्जाम्पल से समझेंगे कि नियोजन क्या है और ये प्रबंध के कार्य को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लड़की है, उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, ये जो लड़की है वो चाय का बिजनेस करना चाहती है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले इनको क्या करना होगा? योजना बनाना होगा, प्लानिंग करना होगा कि चाय कहाँ बेचना है, किस जगह पर बेचना है, कितने रुपए लगाने हैं, कितने बर्तन लाने हैं, इत्यादि बातों पर वो क्या करेंगे? सबसे पहले योजना बनाएंगे, नियोजन करेंगे। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद अपने काम को करेंगे, जिससे उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाएगा। इसी को ही क्या कहेंगे? नियोजन कहेंगे। नियोजन में भी यही होता है।
नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। पहले प्लानिंग करते हैं कि काम को कब, कैसे, किस तरीके से करना है जिससे लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। अब इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में, तो लिखना कैसे उसको बता रहा हूं। आप लोग अगर नोट बनाए हो, नोट कॉपी बनाओ, तो उसमें नोट भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूं उसको, ठीक है। नियोजन प्रबंध का प्रथम प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत कार्य को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब करनी है, कितने कर्मचारियों से काम को करवाना है, इत्यादि बातों का पहले से योजना बना लिया जाता है और योजना बनाने के बाद कार्य को करते हैं जिससे लक्ष्य आसानी से निर्धारित समय पर प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नियोजन का पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। नियोजन का ये पहले पॉइंट को देख लिए, मतलब प्रबंध के जो प्रमुख कार्य है उसमें नियोजन है, उसका पहला पॉइंट हम पढ़ लिए। दूसरा आता है हमारा क्या, संगठन। दूसरा क्या आएगा हमारा, संगठन। संगठन का पिक मैं लगा दिया हूँ, देखो संगठन में भी एग्जाम्पल लिया हूँ। यहाँ पर देखो बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए। संगठन का मतलब होता है एक समूह, संगठन, टीम, ग्रुप। कुछ भी कार्य हो, कोई भी कार्य बिना संगठन का, बिना समूह का, बिना टीम का निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कुछ भी काम करने के लिए ऐसे संगठन का होना आवश्यक है, ऐसे ग्रुप का होना आवश्यक है, ऐसे टीम का होना आवश्यक है जिससे निर्धारित समय पर निश्चित अवधि में लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब इसको डील कैसे करोगे, इस दूसरे कार्य को डील कैसे करोगे, तो डील करोगे तो बताओगे संगठन प्रबंध का दूसरा प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों का टीम बना करके, कर्मचारियों का ग्रुप बना करके, कर्मचारियों का समूह बना करके उनसे कार्य करवाए जाते हैं जिससे निर्धारित समय अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सके। अगला आएगा हमारा नियुक्ति। तो नियुक्ति का फोटो लगा दे तो मैं, नियुक्ति का फोटो लगा दे तो मैं, देखो नियुक्ति का फोटो लगा दिया हूँ। यहाँ पर देखो बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर में ये सारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो काम करेंगे तो सारे कर्मचारी एक जैसा काम करेगा क्या, सभी का काम एक ही तरह रहेगा क्या, नहीं, सभी का काम अलग अलग रहेंगे, सभी कर्मचारी अलग अलग काम करेगा। अर्थात कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है कार्य के लिए। कार्य करवाना है तो जो व्यक्ति जिस कार्य में महारत हासिल किया है उसका नियुक्ति उसी कार्य के लिए किया जाता है जिससे उस कार्य को हंसते हंसते बिना कोई समस्या के उस कार्य को कर दे। ये क्या है, नियुक्ति है, ठीक है जी। अगला हमारा आ जाएगा संचालन। संचालन यहाँ पर देखो, संचालन के लिए एक फ़ोटो लगाया हूँ मैं, संचालन के फ़ोटो देखो। संचालन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को संचालन का काम सौंप देना। जैसे यहाँ पर देखो इस फोटो में एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया है। अब वो मुखिया ये सारे व्यक्तियों से काम को करवाएगा। संचालन को निर्देशन भी बोल सकते हो। निर्देशन का मतलब होता है निर्देश देने वाला, आदेश देने वाला। ये सभी व्यक्ति में एक व्यक्ति को लीडर बनाएगा और वो व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति रहेंगे, काम करने वाले कर्मचारी रहेंगे, उन सभी को क्या करेगा, आदेश देगा, निर्देश देगा कि ये काम को करो, ये काम को मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा ऑर्डर देंगे वो, ठीक है। तो संचालन करने वाला व्यक्ति इसमें होना आवश्यक है। अब इसको लिखोगे कैसे, संचालन प्रबंध का चौथा प्रमुख कार्य है। इसमें व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को संचालन का कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है और वह व्यक्ति पूरे व्यापार को देखते हैं कि काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना माल बिक रहा है, कितना माल बचा है, इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हैं जो संचालन का कार्य करते हैं वो, ठीक। अब आगे आएगा हमारा
अभिप्रेरणा। यहाँ पर देखो अगला आ जाएगा हमारा क्या, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये है, यहाँ पर देखो जी, कर्मचारी हो या कोई भी व्यक्ति हो या स्टूडेंट हो, सारे लोग थोड़ा बहुत काम करने के बाद क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, गलत तरीके से काम को करते हैं। तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखो, ये जो व्यक्ति बैठा है वो टेंशन में बैठा है, तो टेंशन में बैठा है तो कुछ ना कुछ का इसको टेंशन होगा, इसीलिए टेंशन में बैठा है। तो इसको कुछ ऐसे बात बताएंगे, ऐसे इसके माइंड में ज्ञान भरा जाएगा जिससे पूरा एकदम तगड़े से एनर्जी ले लेगा, एकदम तगड़ा एनर्जी आएगा और काम को करने लग जाएगा, है कि नहीं? तो प्रबंध में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रबंध के कार्य में ये हमारा जो प्रेरणा है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाते हैं उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे वो काम को करे। अब इसको लिखोगे कैसे, तो लिखना कैसे है? अभिप्रेरणा प्रबंध का 5वां प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत समय समय पर कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, जिससे वह अपने समस्याओं को भूल करके, अपने तकलीफ़ों को दूर करके, मोटिवेट हो करके, अभिप्रेरित हो करके काम को निर्धारित समय अवधि तक करके दे। तो अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। अगला है नियंत्रण। अब ये नियंत्रण आ गया भैया, कंट्रोल। नियंत्रण है, देखो क्या पिक लगाया हूँ मैं, एक हीरोइन का पिक लगाया हूँ जो घोड़े पे बैठा हुआ है ना, बैठी हुई है। देखो यहाँ पर देख रहे हो, मान लो आप ऐसी घोड़े पे बैठोगे और घोड़ा आपके कंट्रोल में नहीं ले रहेंगे, आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ऐसा घोड़ा रहेगा और ये घोड़ा आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो बताओ भला आपका क्या हश्र होगा? और भाई घोड़ा आपको बैठा के नहीं, लेटा के लेके जाएंगे, बैठा के लेके नहीं जाएगा, लेटा के खींचते हुए लेके जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। अर्थात आपका घोड़े पर कंट्रोल होना आवश्यक है, उसका लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, तब तो घोड़ा की सैर, घोड़े की घुड़सवारी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अन्यथा घुड़सवारी, घोड़े की सवारी करना बेकार है अगर कंट्रोल में नहीं है तो, है कि नहीं? वैसे हमारा क्या है, ये लड़की को देखो, ये लड़की मस्त बैठी है बेचारी, घोड़े का सैर कर रही है। अब घोड़े का कंट्रोल घोड़े पर कंट्रोल नहीं रख पाया, तो घोड़े पर कंट्रोल नहीं रख पाया है तो घोड़े देखो कैसे कर रहा है, पैर को उठा रहा है, आगे गिराने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस घोड़े पर बैठने वाले जो भी व्यक्ति रहेंगे, उस व्यक्ति को घोड़े को कंट्रोल करने आनी चाहिए, और कंट्रोल करने आ जाएगा तो घोड़े कंट्रोल में रहेंगे तो जिधर ले जाओगे उधर जाएगा, और नहीं तो घोड़े आपको ले जाएंगे खींचते हुए, है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे ही सेम कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं कंपनी में। कंपनी में जितने भी कर्मचारी मजदूर होते हैं उसका कंट्रोल स्वामी के हाथ में होना चाहिए, अन्यथा कर्मचारी एकदम अभद्र तरीके से काम करेंगे, काम को एकदम बेकार कर देंगे, काम बेकाम कर देंगे। और कंट्रोल में रहेगा तो अच्छे से काम को करेंगे। ठीक है जी, इसको डील करोगे तो वही प्रोसेस है। नियंत्रण प्रबंध का 6वां कार्य है, जिसमें कर्मचारियों को कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। समय समय पर कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए यह देखा जाता है कि वो काम कैसे कर रहा है। काम अगर अच्छा कर रहा है, अनुशासन तरीके से कर रहा है तो उन्हें कार्य पर रखा जाएगा, और जो व्यक्ति अभद्र तरीके से, गलत तरीके से काम को कर रहा है तो उसे कार्य से बेदखल किया जा सकता है, और उन्हें डराया भी जाता है कि अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो आपको काम से बेदखल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ऐसे करके बोला जाता है। तो जो मजदूर होते हैं वो स्वामी के कंट्रोल में रह करके काम को करते हैं। समन्वय का मतलब होता है तालमेल, आपस में मिलजुल करके रहना। यहाँ पर देखो व्यक्ति का फोटो लगा, पहला वाला देखो
दो व्यक्ति कैसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दो व्यक्ति में फाइट हो रहा है, ऊपर वाला, और नीचे का देखो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा रहा है कि नहीं। तो समन्वय का मतलब होता है मिलजुल करके रहना, ताल से ताल मिला करके काम को करना, मिलजुल करके काम को करना। मान लो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति में झगड़ा होगा तो काम करेंगे क्या, नहीं, उल्टे सीधे काम करेंगे। तूने उसका काम खराब किया, मैं तेरा काम खराब करूँगा, ऐसा बोलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ताल से ताल मिला करके चलनी चाहिए। मतलब ये सोच होनी चाहिए कि वो व्यक्ति अगर 10,000 कमा सकता है तो हम 20,000 कमा सकते, वो व्यक्ति 50,000 कमा सकते तो हम 1,00,000 कमा सकते हैं। ऐसा वाला सोच होना चाहिए, और वो भी बेहतर तरीके से, ना कि उल्टे सीधे तरीके से। तो यहाँ पर इसको डील करोगे। प्रबंध का अंतिम कार्य है समन्वय, जिसमें कर्मचारियों के बीच में आपसी तालमेल, भाईचारा, मित्रतापूर्ण बना के रखते हैं, जिससे कर्मचारी अच्छे से काम करे और प्रबंध को ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक, अब ये मैं आप लोग को प्रबंध का पूरे कार्य बता दिया हूँ। अब इसके सहायक कार्य को देखते हैं। सहायक कार्य में सबसे पहले आता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है नवाचार, या संप्रेषण का मतलब होता है संदेशवहन। ठीक है, इसी को संचार भी बोल सकते हो, कम्युनिकेशन इंग्लिश में बोला जाता है। अब इसको डील कैसे करोगे, तो इसको डील करना है तो कैसे करना है, ये सहायक कार्य है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने बात को रखते हैं, अपने मत को रखते हैं, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। प्रबंध में इसका होना आवश्यक है, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाना चाहेंगे तो हो सकता है उसे अपने बात को रखना पड़े, और बिल्कुल ज़रूरी होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम को करवाएंगे तो उसके सामने अपने बात को रखते हैं, तो लिख के भी रख सकते हैं, बोल के भी रख सकते हैं, या संकेत के द्वारा भी बता सकते हैं। नवाचार, नवाचार का मतलब होता है नए नए आधुनिक यंत्र तंत्र, जैसे यहाँ पर फोटो भी लगा आप लोग देख रहे हो। नवाचार का मतलब होता है आधुनिक यंत्र, मतलब नए नए तौर तरीके से, नए नए तकनीकों के द्वारा कार्यों को करना। जैसे पहले धान की कटाई कैसे होता था, ऐसे होता था, हाथ से करते थे। आज क्या हो रहा है, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर आया, धड़ 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 धड़, तुरंत। हार्वेस्टर से जी, हार्वेस्टर से तुरंत धड़ 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 धड़, वो आधे घंटे में पूरे 4 एकड़ 5 एकड़ खेतों की कटाई कर देंगे, धान की कटाई कर देंगे। तो यही है नवाचार, इसी को बोला जाता है नवाचार। पहले आप लोग पढ़ते थे तो किस में पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे। आज देखो डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हो, तो ये है नवाचार, इसको बोलते हैं नवाचार, है कि नहीं। तो प्रबंध में नवाचार, आधुनिकीकरण का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना आधुनिकीकरण के प्रबंध कार्य को अच्छे से कम समय पर शीघ्र नहीं कर सकते। तो आधुनिकीकरण का होना आवश्यक है, नवाचार का होना आवश्यक है। निर्णय लेना, अगला पॉइंट है हमारा निर्णय लेना। निर्णय लेना प्रबंध का कार्य होता है, प्रबंधक का कार्य होता है। समय समय पर निर्णय वही लेता है। तो निर्णय लेने वाला व्यक्ति को प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है। प्रबंध के भी जितना कार्य बताया उनकी ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं के आधार पर वो काम को कैसे करना, किस तरीके से करना इत्यादि बातों पर वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है लीडर, किसी एक को मुखिया बना देना, कैप्टन बना देना, जैसे संचालन में बताया था, है कि नहीं। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है किसी एक को मुखिया बना देना। इंडिया टीम का कैप्टन कौन है, अभी बताओ। इंडिया टीम का कैप्टन कौन है क्रिकेट में, रोहित शर्मा है कि विराट कोहली है कि शुभमन गिल है कि सूर्या है, बताओ कौन है। T20 का बता दो, सूर्या है। T20 का कौन है, सूर्या। सूर्या क्या नाम है उसका, सूर्य कुमार यादव है, जानते हो ना। हाँ, तो सूर्य कुमार यादव क्या करता है, इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे प्रबंध में भी, कंपनी में भी किसी एक व्यक्ति को कैप्टन बनाया जाता है, किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का काम सौंपते हैं, जो पूरे कंपनी को चलाने का काम करते हैं। ठीक है जी। अब ये हम पढ़ ले क्या, प्रबंध के प्रमुख कार्य और प्रबंध के सहायक कार्य। अब आगे देखते हैं इसके महत्व। कितना मिनट का बना है वीडियो, तो वीडियो 20 मिनट का बन गया है। तो ये वीडियो ही रखे क्या, यहीं तक रखे, बाकी वीडियो हम बाकी का टॉपिक कल देखें, क्योंकि आज जो समझाया हूँ वो थोड़ा लंबा हो गया है। एक्चुअल में मुझे प्रबंध के महत्व को समझाना था, महत्व, आवश्यकता, लाभ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझा दूँ क्या, शॉर्टकट तरीके से समझा दूँ बिना एग्जाम्पल का, कि अगले वीडियो में देखें। चलो समझा देता हूँ शॉर्टकट तरीके से। गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, पहला पॉइंट है इसके महत्व में, गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए।
गला काट का मतलब होता है एक व्यापार किसी दूसरे व्यापार को क्षति पहुंचा करके आगे बढ़ना चाहता हो, उसी को ही गला काट बोलते हैं। एक व्यापार किसी दूसरे व्यापार की गर्दन काट करके उसके बारे में चारी चुगली करके उसको क्षति पहुंचा करके स्वयं अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है, उसी को ही बोला जाता है गला काट प्रतिस्पर्धा। आज के डेट में बहुत ज़्यादा होता है। एक दुकान वाले दूसरे दुकान वाले के बुराई करके उसके बारे में उल्टे सीधे बता करके अपने दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वैसे ही करते भी है। इसी को ही बोला जाएगा गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करना। अब मैं बता रहा हूँ इसको डील कैसे करोगे। गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए एक अच्छा प्रबंध का होना आवश्यक है। एक अच्छा प्रबंध ये दिखा देता है, ये बता देता है कि उनका व्यापार का स्थिति कैसा है। एक व्यापार या एक दुकान किसी दूसरे दुकान को क्षति पहुंचा करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसे ही गला काट प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और इस समस्या से, इस विषम स्थिति से बचने के लिए प्रबंध का होना अति आवश्यक है। ऐसे लिखोगे जैसे बताया। दूसरा, उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए। देखो दूसरा पॉइंट है उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बाद व्यापार को, कंपनी को, फर्म को, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए उत्पादन का सदुपयोग करना अत्यधिक आवश्यक है। और यह प्रबंध के कार्यों से पता चलता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए जिससे व्यापार आगे बढ़े। अगला है बड़े उपक्रमों की जटिलताओं को दूर करना। छोटे उपक्रम की छोटी समस्या, बड़े उपक्रम की बड़ी समस्या, अर्थात छोटे कंपनी का छोटे समस्या, बड़ी कंपनी का बड़ी समस्या। तो समस्याओं को दूर करने के लिए, समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक कुशल प्रबंध का होना अति आवश्यक है। इसी के द्वारा प्रबंध की समस्याओं को दूर किया जाता है। प्रबंध की बड़ी बड़ी कंपनियों की समस्याओं को दूर किया जाता है और दूर करके सफलता को प्राप्त की जाती है। अतः बड़े उपक्रमों की जटिलता को दूर करने के लिए कुशल प्रबंध का होना आवश्यक है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति गोल सेट कर लिया है, टारगेट बना लिया है, और टारगेट को अचीव करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का होना आवश्यक है। प्रत्येक प्रबंध में कुछ न कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाए जाते हैं, नियोजन किए जाते हैं, प्लानिंग किए जाते हैं, जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, योजना बनाने के लिए आपको योजना बनाना है तो प्रबंध का होना आवश्यक है। आप अपना लक्ष्य को देखोगे, क्या आपका गोल है, गोल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, योजना बनाओगे। और ये हमारा जो प्रबंध का कार्य है वो योजना बनाने में क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। लागत में कमी करने के लिए प्रबंध ये बता देता है कि लागत कितना है, कैसा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, इत्यादि बातों को बता देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा व्यापार किस स्थिति पर है। हमारे व्यापार की स्थिति की जानकारी हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हम वस्तु कैसे उत्पादित कर रहे हैं, किस तरीके से उत्पादित कर रहे हैं, इत्यादि बातों की जानकारी हो जाती है। तो जैसे आपको पता चल गया कि आप नुकसान में चल रहे हो, तो आप क्या करोगे, लागत में कमी करोगे, लेकिन आपकी वस्तु की क्वालिटी पहले जैसा ही होनी चाहिए। वस्तु की क्वालिटी पहले जैसा ही होनी चाहिए, ना कि लागत कम कर दिए तो उसका क्वालिटी भी गिरा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका क्वालिटी भी पहले जैसा ही होना चाहिए। व्यक्तियों के विकास के लिए प्रबंधकीय कार्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के विकास के लिए ही किया जाता है। ये आप लोग को पहले वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। प्रबंधकीय कार्य व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए किया जाता है, ना कि कोई जीव जंतु पशु पक्षी के लिए। तो प्रबंध का होना आवश्यक है। शोध एवं अनुसंधान के लिए, किसी चीज़ का खोज करना है, अनुसंधान करना है, तो उसके लिए एक कुशल प्रबंध का होना आवश्यक है। ठीक है, बिना प्रबंध के, बिना कोई कुशल प्रबंध का, नियोजन, प्लानिंग, संगठन का शोध कार्य नहीं किया जा सकता है। तो शोध कार्य करने के लिए कुशल प्रबंध का होना आवश्यक है। ठीक है जी, तो ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसको मैं शॉर्टकट में बताया हूँ।
ठीक है, क्योंकि मुझे इस वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म करना था। अब ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।